आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसे नाम जो लिखने में बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एक मिनट के लिए हम सोचने लगते हैं कि इसको क्या हम लिखते वक्त कोई गलती तो नहीं कर रहे। अब वो कौन सी गलती है जो हम सोचते हैं। जैसे कि मैंने बोला शरद। अब शरद के लिए हम क्या करेंगे, SH लिखेंगे और इसके लिए R लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें A लगाना है या नहीं लगाना है। वैसे तो हम इसमें RD लिख देंगे, लेकिन जब हम लिख देते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या ये सच में ऐसा लिखा जाएगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा हुआ देखा, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या गलती कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ आप क्या गलती करते हैं। जैसे कि आपने लिखा शरद, तो शरद कैसे लिखना है? आपको लिखना है सा के लिए SH होता है, लेकिन आपको A जरूर लिखना है। क्यों आए है, इसमें आ का डंडा हो या फिर ना हो, A लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर शब्द में आ छिपा हुआ होता है। उसके बाद र यानी कि R का रा का R होता है, और इसके साथ भी हमें A जरूर लिखना है, क्योंकि बिना A के तो ये अच्छा ही नहीं लिखेगा, यानी कि अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमें R लिखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर R लिख दिया। अब बचा D यानी कि दा के लिए D आता है। थोड़ा सा मैं अभी ऐसी लिख रही हूँ, छोटा बड़ा, आप कभी सोचे कोई छोटी ABCD में कभी बड़ी, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पर हमने D लिखा। अब क्या हमें यहाँ पर भी A लिखना है? नहीं, लास्ट में हम जब भी A लिखते हैं जब आ का डंडा होता है, नहीं तो हम A नहीं लिखते हैं। लेकिन लास्ट से पहले जितने भी होंगे सभी में हमें A लगाना होता है। ठीक है, तो मैं एक बार सही से लिख देती हूँ अपने तरीके से, जैसे मैं लिखती हूँ। ओके, जैसे कि SHARAD। ओके, उसके बाद है दमन। अब दमन में जैसे मैंने आपको बताया, D का दा होता है, यानी कि दा का D होता है, और A आपको ज़रूर लगाना है। माँ का M होता है और A ज़रूर लिखना है। ना का N होता है और A नहीं लिखना है, क्योंकि ये लास्ट है, और लास्ट में हम A जब भी लिखते हैं जब आ का डंडा होता है। उसके बाद है कमल। तो पहले का के लिए के लिखेंगे, फिर हम A ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है A सब में लिखना है। फिर माँ के लिए M लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, और फिर ला के लिए L लिखेंगे। कमल। ये तो वो नाम हुए जो दिखने में आसान होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो हमने थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी वो नाम जो दिखने में आसान है, लेकिन हम वहाँ गलती करते ही करते हैं। अब वो कौन से नाम है, चलिए वो सीख लेते हैं। बस एक सेकंड दीजिए, मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं शबनम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी के साथ A ज़रूर लगाना है, तो आप क्या करेंगे। अब आपने सा के लिए SH लिखा, उसके बाद A लिखा, बा के लिए B लिखा, और उसके बाद N के लिए यहाँ पर भी आप A लगा देंगे। सा के लिए SH और A लिख दिया, बा के लिए भी B A लिख दिया, फिर ना के लिए N और फिर A लिख दिया, माँ के लिए M, और लास्ट में आप नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ भी आप एक गलती कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये बताया कि आपको सब जगह A लिखना है, बस लास्ट वाले को छोड़ के, लेकिन अभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अब वो गलती कौन सी है, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। तो हम किस तरीके से गलती कर रहे हैं ये जान लेते हैं। जब हम कोई बड़ा नाम लिखते हैं 4 शब्दों का, 3 शब्दों का लिखना होता है तो वैसे ही लिखना है, लेकिन अगर 4 शब्दों का लिख रहे हैं तो आपको कैसे लिखना होता है। अब जैसे जोड़े बनने, सब नाम, जब 2-2 के जोड़े बनते हैं तो पहले हम 2 के लिखते हैं और फिर 2 का लिखते हैं। पहले स और फिर A लिखेंगे, फिर बा का B लिखेंगे, और यहाँ पर A नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब में ये B जो है लास्ट में है, और ये सब हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें नम लिखना है, NAM, यानी कि बीच में हमें A नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। इन दोनों के जोड़े बनने हैं तो इसका लास्ट ये है और इसका लास्ट ये है, और लास्ट में हम A कब लिखते हैं, जब आ का डंडा होता है। तो B इसका लास्ट है और M इसका लास्ट है, तो हम इसमें कब A लगाएंगे, जब यहाँ पर आ का डंडा होगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप क्या गलतियाँ करते हैं,
जो आपको समझ में नहीं आता है कि मैंने अब क्यों गलत लिखा, अब तो ये बताया था और इसी तरीके से लिखा, फिर भी ये गलत बताए। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप दोबारा गलती ना करें। दूसरा है कट कट, क्योंकि एक बार और समझ लेते हैं। तो इनके भी जोड़े बनने हैं, तो पहले हम कट का के ए और टी लिख देंगे, यानी कि ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम दूसरा वाला लिखेंगे के ए टी, कट कट। अब ये जोड़ा बन गया, यानी कि पहले दो के जोड़े को लिखेंगे और इसका लास्ट ये है, और फिर इसका जोड़ा लिखेंगे और इसका लास्ट ये है। ठीक है, समझ में आया? तो आप क्या गलती करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना या फिर मैसेज कर देना। नंबर तो आपको मैंने दे ही रखा है सब लोगों को। उसके बाद है जैसे कि मुश्किल नाम, जैसे कि कुछ मुश्किल नाम भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए श्रियाश, श्रियाश यानी कि इस तरीके से हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? आप सोचेंगे ओ माय गॉड ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसको लिखना तो मेरे बस की नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। और जब मुझे नहीं आती थी मैं भी यही सोचती थी कि इसको मुझे कैसे लिखना है। तो सिंपल, मैंने आपको बताया है ना इसको कैसे लिखते हैं। मैंने, अगर आपको पहले आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी तो मैंने आपको समझा रखा है कि ये होते हैं संयुक्त शब्द, और संयुक्त शब्द 4 होते हैं। चारों मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाए थे। जैसे कि इसका क्या होता है SHR, इसका क्या लिखा जाता है SHR। तो हम पहले S लिखेंगे, फिर H लिखेंगे और फिर R लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम इसे मिटो देते हैं और यहाँ पर ये समझा देते हैं। अब हमने लिख दिया। उसके बाद ए के लिए ई लिखेंगे, क्योंकि ए की मात्रा के लिए क्या आता है, ई आता है। अगर आपको नहीं पता है तो जो मैंने आपको दिए हैं 12 खड़ी, आ को क्या पढ़ते हैं, ई को क्या पढ़ते हैं, मात्राएं मैंने पहले दे रखी है, उसको याद कर लेना। ठीक है, तो ए के लिए हमने ए लगा दिया, ई लगा दिया, क्योंकि ए की मात्रा का ई होता है। उसके बाद या का वाई होगा। और जैसे कि मैंने बोला ए ज़रूर आता है, क्योंकि ये 3 शब्दों का है, ये 4 का नहीं है। तो इसमें हमें जोड़े नहीं बनाने हैं, इसमें हमें ए लिखना है और लास्ट में इसको एस लिखते हैं तो खाली एस लिखना है, और लास्ट में हमें ए जब भी लिखना है जब आ का डंडा होगा। तो समझ में आया कि इस तरीके से कैसे लिखने हैं। अगर मुश्किल हो तो आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए और भी होते हैं जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान कैसे लिखेंगे? ज्ञा का मैंने आपको कैसे बताया था, 4 संयुक्त होते हैं जिसमें ज्ञा भी होता है। तो जी वाई होता है ज्ञा का। तो पहले जी वाई लिख लेंगे, हमें पहले इसका लिख देना है, फिर आ का डंडा है तो ए तो वैसे भी लिखते हैं वैसे भी, और ना के लिए एन लिख लेंगे। ज्ञान सिंपल है। तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल है नाम लिखना। क्योंकि जब हम कोई नाम लिखते हैं तो उसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, ये साइलेंट है या ये वो है, नहीं। नाम लिखने में हमें सिंपल 12 खड़ी जैसा ही लिखना होता है, जैसे इसमें बताया होता है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, सिंपल। हमें कुछ सोचना नहीं है कि इसमें कोई साइलेंट तो नहीं है, इसमें ई को कोई नहीं। नाम में जो जो रूल्स आपको बताए जाते हैं, आ को ए पढ़ा जाता है और ई को आई पढ़ा, वही चीज आपको लिखनी होती है, सिंपल। तो नाम लिखने में तो आप बिल्कुल गलती करिए ही मत, क्योंकि बहुत ईजी है। और अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मेरे पास कॉल कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज, मैं कोचिंग कराती हूँ, उसमें आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल सीखते हैं। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, हम सीख रहे हैं साइलेंट वर्ड, यानी कि कौन कौन से वर्ड्स साइलेंट होते हैं और कहाँ पर होते हैं और इनके क्या रूल्स होते हैं। तो आज भी हम यही सीख रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने यही सीखा था और परसों भी, क्योंकि बहुत सारे हैं, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कल की क्लास में हमने 5-6 सीखे थे और आज हम सीख रहे हैं। गुड इवनिंग। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं PN and PS, अगर P के बाद N होता है या फिर P के बाद S होता है तो हम P को नहीं पढ़ते हैं। किसको नहीं पढ़ते हैं? P को नहीं पढ़ते हैं। जैसे निमोनिया में हम न पढ़ रहे हैं लेकिन P को कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। शाम में हम P को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ S को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर N को पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P के बाद N है और यहाँ पर P के बाद S है, इसीलिए P को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो अगर कहीं पर भी P के बाद N होगा तो आपको P को नहीं पढ़ना है, और P के बाद अगर S होगा तब भी आपको P को साइलेंट रखना है।
तो आपको समझ में आया कि पी कब साइलेंट होता है, जब पी के बाद एन होता है या फिर पी के बाद एस होता है। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर पी के बाद एन होगा या फिर पी के बाद एस होगा तो पी को नहीं पढ़ा जाता। ओके, अगर कहीं पर भी एम और एन, कहीं पर भी अगर एम और एन साथ में होता है तो हम एन को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि ऑटम में आप देख रहे हैं एम और एन है, तो हम सिर्फ माँ पढ़ रहे हैं, ना यहाँ पर कहीं पर भी नहीं पढ़ा गया। कॉलम में भी आप देख रहे हैं एम और एन है, तो हम इसे कॉलम पढ़ रहे हैं, लेकिन कोलन कहीं पर भी ना नहीं है। हिम में भी देखिए एच को हा पढ़ा है, वाई को हमने ई की मात्रा, एम को माँ पढ़ा है, यानी कि इन तीनों को पढ़ा है लेकिन एन को नहीं पढ़ा। तो कहीं पर भी अगर एम और एन होता है तो हम एन को नहीं पढ़ते हैं, अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो इसे भी लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये आपको कहीं और भी नहीं मिलेगा और बुक में भी आपको नहीं मिलेंगे ये। तो जो 20 रुपए वाली बुक है उसमें तो हाँ कुछ रूल्स हैं, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट हिंदी है और उसमें सारी चीजें नहीं है। जो हमारे तरीके से आप सीखेंगे सिंपल तरीके से, वो अलग चीज है। लेकिन बुक से अगर आप सीख जाते तो सब लोग घर में बुक लाके ही सीख लेते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं। बुक से आप पढ़ के अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लगन है, आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो आप सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप बुक से नहीं सीख पाएँगे। एक जना तो आपको चाहिए ही समझाने वाला, क्योंकि बुक में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, तो वो आप किससे पूछेंगे? तो एक टीचर बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ समझने के लिए। ओके? तो चलिए इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे जीएम, अगर कहीं पर भी जी और एम साथ में होता है तो हम जी को नहीं पढ़ते हैं। किसको नहीं पढ़ते हैं? जी को नहीं पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी जी और एम साथ में होगा तो आपको जी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि पैराडाइम और फ्लेम में आप देख रहे हैं माँ पढ़ा जा रहा है लेकिन जी को कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पैराडाइम में भी आप देख रहे हैं माँ पढ़ा जा रहा है लेकिन जी का कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है। जा कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी जी और एम होगा तो आपको जी को नहीं पढ़ना है। ये जितने भी साइलेंट है ना उनको लिख लीजिए अलग से। अगर कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा सा लग रहा है अजीब कि मैं इसे थोड़ा गलत पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहीं इसमें कोई साइलेंट तो नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम लोगों से सुनते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा हमें पता चल जाता है कि किसको कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वर्ड मीनिंग आप गलत पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप जो भी वर्ड मीनिंग है जो आप लिखने में समझ में नहीं आता उसको क्या पढ़ते हैं, आप उसमें गूगल ट्रांसलेट में या तो बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं उसकी स्पेलिंग, और स्पेलिंग को लिख के माइक को ऑन करके सुनिए कि उसको वो किस तरीके से पढ़ के सुना रहे हैं। अगर वो जैसे पढ़ रहे हैं, अगर आप वो वैसे ही पढ़ रहे हैं तो आप सही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो दूसरा पढ़ रहे हैं और आप गलत पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, किस तरीके से आप घर पे समझ सकते हैं कि कैसे हमें सही पढ़ना है। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा घर पे पढ़ें, क्योंकि 24 घंटे आप मुझसे भी एक एक वर्ड मीनिंग तो नहीं पूछ सकते ना। ठीक है ना? आप थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कल वीडियो बना के भेज दूँगी कि घर पे आपको कैसे रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? तो आप इसे लिख जी और एन साथ में होगा, तो आपको जी को नहीं पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है? जी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि साइन, साइन में हम एस को सा पढ़ें, आई को आई पढ़ते हैं। अगर जी एन के बाद होता है आई तो आई को आई पढ़ते हैं। हमने इसको आई पढ़ा, एन को हमने ना पढ़ा, लेकिन जी को हमने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जी और एन साथ में है, इसलिए हमने जी को नहीं पढ़ा। इसी तरीके से डिजाइन, डिजाइन में भी आप देख रहे हैं डी को डा पढ़े, ई को ई की मात्रा, एस को जा पढ़ा जा रहा है। अब जो जा है उसके नीचे आपने देखा बिंदी है। अब बिंदी क्यों है? क्योंकि ये एस वाला जा है, ये जी वाला जा नहीं है। अगर ये जी वाला जा होता तो इसके नीचे हम बिंदी नहीं लगाते, लेकिन ये बिंदी हमें बताती है या तो ये जेड है या फिर ये एस वाला जा लिखा गया है, इसीलिए इसको यानी कि एक तरीके से ये बनावटी जा है, इसलिए इसको बिंदी दी गई है पहचान के लिए। ठीक है, उसके बाद जी आई को हमने
आई पढ़ना है क्योंकि मैंने बताया अगर ये तीनों साथ में होते हैं तो आई और एन को हमने ना पढ़ा, लेकिन इस वाली जी को हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद नेट में आप देख रहे हैं जी एन है, तो जी को तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन एन को ना पढ़ रहे हैं और ए को ए पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं। अगर ए बीच में होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए को ए पढ़ा जा रहा है और जी एन में जी को नहीं पढ़ा जा रहा है। एक बार मैं सही से लिख देती हूँ, थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको समझ में तो आता ही होगा, इतना तो मैं समझ सकती हूँ। थोड़ा-सा आपको लगता होगा राइटिंग साफ नहीं है, क्योंकि ये मार्कर भी थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से भी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है। ठीक है? तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊँगी। SCLE, ये चारों एक साथ अगर होते हैं, तो हम सी को नहीं पढ़ते हैं। अगर SCLE होता है, तो हम सी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि मसल में आप देख रहे हैं, सी को कुछ भी नहीं पढ़ा गया, सिर्फ एस को सा पढ़ रहे हैं और एल को ला पढ़े और लास्ट वाली ई को तो हम कभी भी पढ़ते ही नहीं है। तो ठीक है, याद रखिएगा कि इसको क्या पढ़ेंगे, तीनों को, चारों को सल, इसको क्या पढ़ेंगे, सल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि म सल। अब यू अगर बीच में होता है तो यू को छोटा आ पढ़ते हैं, लेकिन छोटा आ लिखा नहीं जाता है, सिर्फ हम जब पढ़ते हैं मसल तो आ हमारे मुंह से खुद ही निकलता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे मुंह से ये आ निकलता है, इसलिए हमें बताया जाता है कि इसको आ पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं पर भी SCLE होगा तो उसको आपको सल पढ़ना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, TCH। ठीक है, तो TCH को क्या पढ़ते हैं, अगर TCH होता है साथ में तो हम टी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बैच में आप देख रहे हैं टी को कहीं पर भी नहीं पढ़ा जा रहा, बी को बा पढ़े, ए को ए पढ़े क्योंकि ये बीच में है और सी एच को चा पढ़ रहे हैं, बैच। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, एच को हा पढ़ा, ए को ए पढ़ा, सी एच को चा पढ़ा, हैच। लेकिन टी को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी कैच पढ़ रहे हैं। तो सी को का पढ़ते हैं, अगर सी के बाद EIY होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर सी के बाद EIY में से कोई सा भी नहीं है तो हमें सी को का पढ़ना होता है। तो हमने सी को का पढ़ा, ए को ए पढ़ा, फिर हमने सी एच को चा पढ़ा और टी को नहीं पढ़ा, कैच। आपको कैसे, देखिए वर्ड मीनिंग याद करनी होगी, तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि देखिए वर्ड मीनिंग याद करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप लिख तो लेंगे अगर आपसे कुछ भी बोला जाएगा, लेकिन उसकी हिंदी भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो वर्ड मीनिंग याद करना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको स्पेलिंग लिखना आना चाहिए। वर्ड मीनिंग इसलिए लिखना जरूरी है और याद करना जरूरी है क्योंकि आपको उसकी हिंदी भी तो पता करनी है। अगर आप स्पेलिंग लिख भी लेते हैं और आपको हिंदी नहीं पता, तो आप कैसे सीखेंगे। तो ये जो साइलेंट है ये इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आप जब पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें गलतियां ना करें। पढ़ते वक्त हमें पता होना चाहिए। अगर आप कभी कोई वर्ड मीनिंग भी याद करेंगे तो आपको वो वर्ड मीनिंग पढ़नी होगी। उसमें आपको वहां पर ये सब नहीं लिखा जाएगा, जैसे मैंने बैच लिखा, हैच लिखा, कैच लिखा है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कैच का मतलब क्या होता है। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि इसको कैसे पढ़ा गया, या फिर ये स्पेलिंग नहीं पढ़ के सुनाई जाएगी। आपको एक बुक में लिखी हुई होगी कि उसको, उसकी वर्ड मीनिंग याद करो। अब आपको बोला गया है कि कैच यानी कि पकड़ना, लेकिन ये कैच मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि इसको कैच पढ़ा जा रहा है। आप तो इसे टॉ भी पढ़ेंगे, कैटच इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ना कैसे है। लिखने के लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करनी ही होगी, क्योंकि अगर लिखना सीखेंगे वर्ड मीनिंग याद करके तो आपको बोलना भी आ जाएगा। जितनी ज्यादा वर्ड मीनिंग याद होगी उतना अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसलिए स्पेलिंग लिखने से, अगर आप वर्ड मीनिंग याद कर, लिखना मैं सिखा भी दूं कि स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना सीखना। उसके बाद लिखने के लिए आपको टेंस वगैरह सिखाए जाते हैं, टेंस सिखाए जाते हैं और उसके बाद टेंस के बाद आपको वर्ड मीनिंग सिखाई जाती है, क्योंकि टेंस के साथ साथ वर्ड मीनिंग याद होना भी बहुत जरूरी है। तभी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आप मेरी बात को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना।
तो अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।